साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं और वह विषय यह है कि पिछले कुछ दशकों से किस तरह से लगातार यूरोप की जो पॉलिटिक्स है उसका पोलराइजेशन होता जा रहा है, यानी कि यूरोप की राजनीति का ध्रुवीकरण जो आज के समय में यूरोप की राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है और कहीं ना कहीं यूरोप की पूरी पॉलिटिक्स पोलराइजेशन के सहारे ही आज के समय में चल रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि किन कारणों की वजह से यूरोप का पोलराइजेशन हुआ है। तो यूरोप के पोलराइजेशन को समझने के लिए हमें अफगानिस्तान में कुछ इवेंट्स को जानना और समझना होगा। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि यूरोप के पोलराइजेशन का अफगानिस्तान के इवेंट से क्या लेन देन है। साथियों, कई बार बहुत से ऐसे इवेंट्स दुनिया में देखे गए हैं कि वो होते दुनिया के किसी कोने में, लेकिन उसका प्रभाव दुनिया के किसी कोने पर पड़ता है और यही हमें दर्शाता है कि ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव्स किस तरह से आज के समय में दुनिया को ड्राइव कर रहे हैं और आम जनमानस पर उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। 1979 से लेकर 1989 तक सोवियत और अफगान के बीच युद्ध चला, जिसको कहा जाता है अक्सर सोवियत अफगान वॉर। 10 साल के चले इस युद्ध के अंदर अफगान की तरफ से अफगान मुजाहिदीन लड़ रहे थे, जिन्होंने 10 साल बाद सोवियत की सेना को पीछे धकेल दिया। अब अफगान मुजाहिदीन जो थे उसको पीछे से सपोर्ट मिल रहा था उस दौर के अंदर ओसामा बिन लादेन का। ओसामा बिन लादेन अफगान मुजाहिदीन को हथियार भी प्रोवाइड करवाता था, फाइनेंस भी प्रोवाइड करवाता था और अफगान मुजाहिदीन के अंदर जो रिक्रूटमेंट्स होते थे वो भी सभी ओसामा बिन लादेन के द्वारा किए जाते थे। तो कहीं ना कहीं इस युद्ध के अंदर जो सोवियत और अफगान के बीच चला, वहां पर सोवियत अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहता था और सोवियत फोर्सेस को पीछे धकेलने के लिए अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट ओसामा बिन लादेन कर रहा था और ओसामा बिन लादेन को बैक सपोर्ट उस दौर में मिल रहा था सऊदी अरेबिया का और अमेरिका का। तो कहीं ना कहीं ओसामा बिन लादेन को खड़ा करने में अमेरिका का एक मुख्य रोल रहा है। तो वो है युद्ध खत्म होने के बाद जिसका परिणाम यह निकला था कि अफगान ने सोवियत फोर्सेस को पीछे धकेल दिया था। तो अफगान मुजाहिदीन कुछ दिन में तालिबान के रूप में उभर कर अफगानिस्तान के अंदर सामने आए और वहाँ पर उन्होंने अपनी व्यवस्था को स्थापित किया पहली बार। तो उसके बाद जो ओसामा बिन लादेन था उसने इजराइल के एक सुन्नी इस्लामिक स्कॉलर के साथ मिलकर, जिसका नाम था अब्दुल्ला अजाम, उसके साथ मिलकर इस तरह के अफगान मुजाहिदीन जैसे संगठनों को और सपोर्ट करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर एक लार्ज फाइनेंशियल नेटवर्क बनाने पर काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद अलकायदा पिक्चर में आया और अलकायदा ने 9/11 अटैक को अंजाम दिया। क्योंकि 9/11 अटैक का अंजाम देने का मुख्य कारण जो बना वो यह था कि जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और उसमें अमेरिका लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, जो कहीं ना कहीं अलकायदा को भा नहीं रहा था। तो इसका जवाब देने के लिए 9/11 अटैक को अलकायदा ने अंजाम दिया। और जिस तरह से 9/11 अटैक हुआ वो एकमात्र टेरर अटैक नहीं था, बल्कि उसने अमेरिका के जो फंडामेंटल्स हैं उनको भी हिलाकर रख दिया था। तो 9/11 अटैक होने के बाद अमेरिका ने का जो पॉलिसी को अपनाया, जिसका नाम था ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, यानी कि आतंकवाद के ऊपर वैश्विक युद्ध, यहाँ से शुरुआत होती है कि किस तरह से अमेरिका की पॉलिसी ने पूरी दुनिया के नक्शे को और पिक्चर को और स्पेशली जियोपॉलिटिक्स को बदलने का काम किया है। साथियों, ये सिर्फ एक ग्लोबल वॉर ऑन टेरर नहीं था, यानी आतंकवाद के ऊपर वैश्विक युद्ध नहीं था, बल्कि ये अमेरिका का एक जियोपॉलिटिकल मूव ही था। जिस तरह से रिजीम चेंज वॉर्स अमेरिका लड़ने लगा, उसने पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदलने का काम किया और दुनिया के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट लोकेशंस को, कॉन्फ्लिक्ट रीजन को जन्म दिया। 2003 के अंदर सद्दाम हुसैन के रिजीम का, सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट करने का काम किया और उसमें एंटी इराक कोएलिशन को फॉर्म किया गया, जिसको बहुत से फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स ने कहीं ना कहीं वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के रूप में देखा और वहाँ से फंडामेंटलिज्म और ज़्यादा भयावह रूप से सामने आने लगे। उसके बाद लीबिया के अंदर भी
यूएसए ने यही किया। बिना इराक के सद्दाम हुसैन के तख्तापलट की का जो घटना हुई, इससे बिना कुछ सीखे उन्होंने लीबिया के अंदर भी ऐसे ही इंटरवेंशन किया और वहाँ पर गद्दाफी के रिजीम को तख्तापलट करने का प्रयास किया। और उसी के साथ साथ फिर सीरिया के अंदर भी तख्तापलट करने का काम किया गया। अब सवाल ये उठता कि अमेरिका बेसिकली इन सभी देशों के अंदर तख्तापलट करना क्यों चाहता था। बेसिकली अमेरिका का एजेंडा ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के पीछे सिर्फ एक ही था कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं इनको कहीं ना कहीं फिर से पुनर्गठित करने का, रिजीम चेंज वॉर हो, चाहे वो प्रॉक्सी वॉर्स हो, चाहे वो तख्तापलट कह लो, इन सभी के माध्यम से और लोकतंत्र स्थापित करने का एक एजेंडा लेके अमेरिका यहाँ पर तख्तापलट करता चला गया, जिसने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रीजन को जन्म दिया। कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म था, आतंकवाद के ऊपर जो वैश्विक युद्ध था, वो एजेंडा कहीं पीछे छूट गया और ये रिजीम चेंज वॉर का कॉन्सेप्ट और रिजीम चेंज के स्टेप्स खुले तौर पर अमेरिका लेने लगा, जिसने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टेड रीजन को जन्म दे दिया। और इसी स्ट्रेटजी के तहत, इसी स्टेप्स के तहत सीरिया के अंदर जो एक प्रॉक्सी वॉर खड़ा हुआ, उसने पूरे यूरोप की स्थिति को बदल कर रख दिया। सीरिया के ऊपर बेसिकली एक तरह से एक थोपा हुआ युद्ध था। उस पूरे के पूरे प्रॉक्सी वॉर ने पूरे यूरोप की स्थिति को बदल कर रख दिया। सीरिया वॉर के अंदर जो रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा हुआ और वो रेफ्यूजीज जब यूरोप के अंदर आने लगे तो वहां से यूरोप के अंदर एक स्ट्रेटेजिक चेंज और एक डेमोग्राफिक चेंज होना स्टार्ट हो गए। सीरिया की तरफ युद्ध में, सीरिया में प्रॉक्सी वॉर होने की वजह से जो रेफ्यूजी क्राइसिस यूरोप में बढ़ता चला गया, उसने वहां पर पोलराइजेशन को जन्म देना शुरू कर दिया। क्योंकि जैसे जैसे किसी भी रीजन के अंदर बाहर के लोग रेफ्यूजीज आने शुरू हो जाते हैं तो उसी के साथ साथ संभावना यह भी बढ़ती है कि वहां पर कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज और टेरर एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं। और ऐसा यूरोप में भी हुआ है, क्योंकि सीरिया के अंदर जो प्रॉक्सी वॉर चला उसने एक और भयावह और एक डरावने आतंकवादी संगठन का जन्म किया, जिसका नाम है इस्लामिक स्टेट। तो जैसे ही सीरिया के अंदर इस्लामिक स्टेट का जन्म हुआ और उसके बाद रेफ्यूजी क्राइसिस वहां से बढ़ता चला गया, तो कहीं ना कहीं जो इस्लामिक स्टेट थे उनकी एक्टिविटीज यूरोप के अंदर भी पेनिट्रेट करना शुरू हो गई। और यूरोप की जो लोकल पॉपुलेशन थी वो दो भाग में बढ़नी शुरू हो गई। और वो दो भाग यह थे कि एक ग्रुप यूरोप के अंदर ऐसा था जो रेफ्यूजीज को की एंट्रेंस को एक्सेप्ट करना चाहता था एक ह्यूमैनिटी के बेसिस पे, लेकिन एक ग्रुप ऐसा था जो उन रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। और यहाँ से यूरोप के अंदर जन्म हुआ इस्लामोफोबिया के कॉन्सेप्ट का। और वहीं दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, जिस तरह से अमेरिका ने बहुत से मुस्लिम कंट्रीज के अंदर इंटरवेंशन की, वहाँ से जन्म हुआ एंटी अमेरिकनिज्म सेंटीमेंट का। तो इस तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर एंटी अमेरिकन सेंटीमेंटिज्म बनता चला गया और यूरोप के अंदर इस्लामोफोबिया का एक सेंटीमेंट बनता चला गया। और जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट यूरोप के अंदर कल्चरल लेवल पर पेनिट्रेट करने लगा, तो बहुत सारे फंडामेंटलिस्ट ग्रुप इस्लामिक स्टेट जैसे वो इसको और ज़्यादा ब्रीड करने लगे और ज़्यादा सपोर्ट करने लगे, ताकि फंडामेंटलिस्ट विचारधारा के लोगों को यूरोप में भी स्थापित किया जाए और एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के सहारे से यूरोप पर भी अपना इन्फ्लुएंस बनाया जा सके। और इसके परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ समय से लगातार यूरोप के अंदर जो टेरर अटैक्स हैं वो बढ़ते रहे हैं। तो इस पूरे इवेंट के अंदर जो फिर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी यूरोप की, वो इसी चीज़ पर आधारित होने लगी। राइट विंग और लेफ्ट विंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यूरोप के अंदर और ज़्यादा पनपने लगा। और इसी विषय के ऊपर कि हम रेफ्यूजीज को एंट्रेंस नहीं देंगे और रेफ्यूज को एंट्रेंस देंगे, इस इशू के ऊपर पूरी यूरोप की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होने लगी। और जैसे जैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर ये इशू बढ़ता चला गया, उसने पूरी की पूरी यूरोप की जो सोसाइटी है उसका ध्रुवीकरण एक दौर में करना शुरू कर दिया। और उसका प्रभाव सीधे तौर पर जब किसी भी देश का समाज पोलराइजेशन होना शुरू कर देता है तो उसका प्रभाव सीधे तौर पर राजनीति पर पड़ना स्वाभाविक है। तो वो यूरोप की पूरी पॉलिटिक्स के ऊपर वो प्रभाव पड़ने लगा। और आज के समय में वो प्रभाव इस हद तक जा चुका है कि राइट विंग और लेफ्ट विंग तो थे ही, लेकिन आज के समय में फार राइट विंग और फार लेफ्ट विंग के कॉन्सेप्ट भी अब हमें देखने को मिल रहे हैं। और इस पोलराइजेशन के साथ पॉपुलिस्ट
टेंडेंसी की जो पूरी राजनीति थी उसने पूरे यूरोप के अंदर एक नया रूप धारण आज के समय में कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आतंकवाद के ऊपर वैश्विक युद्ध के नाम पर पूरे की पूरी दुनिया के अंदर एंट्री ली अमेरिका ने, उसने पूरी तरह से जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रखने का काम कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।